मिर्ज़ा साहब, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? उसके बाद जो सियासी शख्सियात जिन्होंने फ़ायदा उठाया था उससे, एक बार फिर से उनके केसेस जिंदा हो गए हैं। एक तो ये सिचुएशन, और दूसरा जो हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर की तारीख दे बैठे हैं और उसके बाद ये फैसला आ गया। अब क्या उनका आना यकीनी है? क्योंकि ख्वाजा साहब कह रहे थे रिस्क ज़ीरो होगा तो आएंगे। देखिए, दोनों बड़े गंभीर सवाल हैं और मुमकिन नहीं कि मतलब है कि आप जो 2 मिनट मुझे देंगे उसमें मैं दोनों का जवाब दे दूं। तो मैं पहले नैब के ऊपर आता हूं। नैब का जो इशू है उस पर ज़ाहिर हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा जो है पोलराइज है, बड़ी तकसीम है। वो आपको अंदाज़ा होगा कि लगारी साहब समझते हैं या उनके बहुत सारे और दोस्त ये समझते हैं कि नैब जो है पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुई है। एक तो ये है कि इस्तेमाल किस चीज़ के लिए, एक अलग बहस है। मकसद ये है कि नैब का मकसद ये था करने का कि जो लोग मतलब है पब्लिक ऑफिस होल्डर हों, अगर वो करप्शन में मुलविस हों तो उनका इंसाफ किया जा सके। क्योंकि ज़ाहिर जो FIA या दीगर एंटी करप्शन के इदारे हैं वो इन्हीं लोगों के हुक्मरानों के मातहत आते हैं। तो एक ऐसे इदारे की जरूरत महसूस की गई कि जो इनसे अबव हो, उनका कोई अकाउंटेबल ना हो, वो वज़ीर आज़म को, चीफ मिनिस्टर को, वज़रा को, बल्कि वो अपने एक ऑटोनमस तरीके से काम कर रहे हों। अब अगर उस इदारे को ऐसे काम करना दिया जाता तो बड़ा अच्छा होता, और उसके साथ पोलिटिकल इंजीनियरिंग को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और क्योंकि उसका जो असल मकसद है वो तो यही है ना कि लोगों का इंसाफ किया जाए जिसने बदनवानी की है। तो वहां तक तो बिल्कुल बात मैं एग्री करता हूँ लगाई साहब की कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इदारा खत्म हो जाए। इसका मकसद ये है कि इस इदारे को मजीद ऑटोनमस बनाया जाए, मजीद ताकतवर बनाया जाए, और उसको इस बात को इंश्योर किया जाए कि कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, जिसने अगर बदनवानी की है तो ये इदारा उसको पकड़ सके। तो एक तो इसकी मैं डिफेंस में मैं ये मेरा एक वो है मौकफ है। दूसरी बात, ये बंदियाल साहब का ये जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये मैं समझता हूँ बड़ा तारीखी फैसला है। अच्छा। क्योंकि पार्लियामेंट ने जो काम किया था वो काम किया था कि उसने जो है, आप समझे कि अपनी जो मकाम है, जिस मकाम पे लोग रखते हैं पार्लियामेंट को कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में कानून साजी करेगी, अवाम की भलाई के लिए करेगी, उसने ये काम नहीं किया था। उसने चंद खानदानों के और चंद अफराद के फायदे के लिए किया। तो आप देखिए वही शिकें जो हैं उसमें से माइनस हुई हैं या उनको रद्द किया गया है कि जो मखसूस लोगों को फायदा पहुंचाती थी। ठीक है ना। तो उसमें यह है कि जी मतलब कि आप जो है अगर फर्ज करें कि आपने जायदाद बनाई और अपने बच्चों और बेगम के नाम कर दी, तो बच्चों के ऊपर आप अकाउंटेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, एक बड़ा सवाल है। ठीक है ना। अगर आपने 50 करोड़ रुपए से कम की रिश्वत की तो अकाउंटेबिलिटी लॉ पर लाहक नहीं होगा। ठीक है ना। बारे सबूत जो था वो आपने कहा जी नैब के ऊपर डाल दिया, ये कंप्लेनेंट के ऊपर डाल दिया। वरना हर आदमी, एक लॉजिकल बात है कि जी अगर आपके पास मेरी आमदनी 100 रुपए है और मेरे एहसास से 1000 रुपए के, तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि भाई बाकी आपके जो 900 रुपए के एहसास से आए कहाँ से आए। तो ये बात भी समझ में आती है। शख्सी यानी कि आपने ये कहा कि जी 100 आदमियों को फ्रॉड होगा तो नैब के अंदर होगा, 75 होंगे, 50 होंगे तो नहीं होगा। तो पता चला जो पैरागॉन सोसाइटी के केसेस थे वो खत्म हो गए। आपने कहा बाहर की शहादत नहीं आएगी, तो पता चला कैलबरी फॉन्ड की शहादत खत्म हो गई। तो अगर आप गिनते चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि जनाब इससे बड़े बड़े लोगों ने फायदा उठाया, और 90% जो केसेस थे वो खत्म हो गए थे। 90% केसेस। उसके बारे में माहिरीन कह रहे थे कि जी लाइसेंस टू करप्शन दे दिया गया, कि व्हाइट कॉलर क्राइम का कोई डर खौफ ही नहीं है। तो यहाँ पर जो उन्होंने शिकें खत्म की हैं वो मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइंद है। और अब ये सवाल पैदा होता है, लोग जो हैं आस लगाए बैठे हैं कि काजी फैज ईसा जो है वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं बतौर चीफ जस्टिस। तो वो एक मेरे ख्याल में एक अलग बहस है उसके ऊपर। लेकिन अभी अगर हम उसको देखें इस फैसले को, तो मैं समझता हूँ, देखिए इसका अंदाजा हो कि अवाम किस तरह से उसका रद्द-ए-अमल दे रही है। अवाम खुश है, वो वकील नाराज हैं कि जो इन करप्ट अनासिर के मुकदमात लड़ते हैं, और वो करप्ट अनासिर उनकी पोलिटिकल पार्टीज नाराज हैं। बाकी तो किसी को तकलीफ नहीं। लोग कहते हैं जी PTI को नुकसान हो, बड़ी अच्छी बात है करो। भाई करप्शन जिसने भी की है, जमात इस्लामी ने की है, किसी ने भी की है, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी ने की है, नून लीग ने की है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। या सवाल जमातों का नहीं है, क्योंकि जमातें अपनी एंटिटी में करप्ट नहीं होती हैं, उसके अशखास करप्ट होते हैं। ठीक है ना। तो उन अशखास की करप्शन का अकाउंटेबल होना चाहिए, और मेरे ख्याल में भरम रखा है। वरना लोग इतने इदारों से मायूस हो गए थे, हो रहे थे कि जी पार्लियामेंट में जो कानून साजी हो रही है वो तो अवाम दुश्मन है, और वो तो चंद लोगों के फायदे के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा खुशाइंद फैसला है, तारीखी फैसला है, और उन्होंने उन तमाम ताकतवर लोगों के खिलाफ ये फैसला दिया जो समझते हैं कि उनके पास दौलत भी है, ताकत भी है, और वो कौमों की और अफराद की तकदीर बदल सकते हैं, लिखते हैं अपने हाथों से। और वो सबूत आप देखिए
कि उन्हीं घरों में जाके रहते हैं कि जिनके बारे में कि जी मनी लॉन्ड्रिंग से बने थे। वो जो कारोबार करते हैं वही है। भाई पूछे ना कहाँ से कारोबार के पैसे कहाँ से गए, कहाँ से आपने जायदादें बनाई, कहाँ से आपने दुबई में महलात खड़े किए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने ले ली, कहाँ से आपने लंदन में, अमेरिका में, फ्रांस में अपनी जायदादें ली। पूछे ना कोई। या तो आप कहें हम ये तस्लीम कर लें कि इस मुल्क में करप्शन नहीं हुई है, तो ये तो कोई भी नहीं मानेगा। करप्शन अगर ये ना होती तो हम गरीब क्यों होते। ये बतौर रियासत यानी कि अफराद अमीर हो गए, हुक्मरान शराफिया अमीर हो गई, रियासत पाकिस्तान गरीब हो गई और इस मुल्क के लोगों का पर कैपिटा इनकम गिर गया। ठीक है ना, तो कोई पूछे ना कौन जिम्मेदार है इसका। ये मोदी के मैं सख्त हम मजम्मत करते हैं उसकी इंसान दुश्मनी की और जो मुसलमानों के साथ और हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ करे। लेकिन सुना आपने मोदी की कोई जायदाद बाहर है? अटल बिहारी वाजपेयी की कोई जायदाद बाहर है क्या? आपने मनमोहन सिंह की कोई जायदाद के बारे में सुना कि उन्होंने अपने महलात बनाए बाहर? और आप उनकी मुआशी सूरत हाल तो देखें ना इंडिया और वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि उनकी कॉम्परस लीडरशिप है। वो जो है वो सोचते हैं अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए। हमारे लोग सोचते हैं अपने खानदान के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए। तो आप देखिए हम ये है। फिर जब भी वजह है कि आप देखें कि आर्मी चीफ को आना पड़ता है कि जनाब डॉलर को संभालने के लिए, आर्मी चीफ को आना पड़ता है पॉलिसी लेकर एग्रीकल्चर की। आर्मी चीफ आप देखें ना, फिर फौज को वो काम करना पड़ता है जो सिविलियन लीडरशिप का है जी। और सिविलियन लीडरशिप इतनी नाअहल, इतनी नालायक, इतनी करप्ट है माशाल्लाह से कि आप देखें ना वही लोग जो है। अब आप देखें एक वो मैंने ट्वीट भी किया कि 1992 में एक फिल्म लगी थी डाकू राज जी। ठीक है, उस डाकू राज में सुल्तान राही साहब थे, जावेद शेख थे और नीली साहिबा थी। ठीक है ना, और वो फिल्म बड़ी मकबूल हुई थी और बार बार चली थी 90 की दिहाई में। और उसके बाद भी तो लगता है हमारे यहाँ भी डाकू राज खत्म ही नहीं हो रहा। वो बार बार वो फिल्म, पुरानी फिल्म चली जा रही है और उसको उतरने का वक्त नहीं आ रहा। तो खुदा के लिए अवाम का राज होना चाहिए, मेहनत कशों का राज होना चाहिए, ईमानदार लोगों का राज होना चाहिए, ना कि उन लोगों का कि जो बदउनवान है, सर से पैर तक गलाजत में, गंदगी में, करप्शन में डूबे हुए हैं। जनाब आमना साहिबा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।